कहानी की शुरुआत शांत पहाड़ों से होती है, जहां कारैग नाम का एक अजीब लड़का अपने परिवार के साथ रहता है। कारैग कोई आम लड़का नहीं है, क्योंकि वो जानवर में बदल सकता है। ज्यादातर समय वो माउंटेन लायन बनकर ही रहता है। वो इंसान बन सकता है, लेकिन उसका परिवार नहीं चाहता कि वो बार बार इंसान बने। कारैग की जिंदगी का एक जरूरी नियम है, और वो है कभी भी इंसानों के पास नहीं जाना। उसके परिवार को लगता है कि इंसान खतरनाक होते हैं, इसी वजह से वो लोग पहाड़ों में दूर छिपकर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे कारैग बड़ा होता है, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती जाती है। वो सोचने लगता है कि इंसान असल में कैसे होते हैं और हम उनसे छिपकर क्यों रहते हैं। एक दिन कारैग आखिरकार नियम तोड़ देता है। वो अपने परिवार को पीछे छोड़ देता है और इंसानों की दुनिया में चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक दयालु इंसानी कपल उसे ढूंढ लेता है। वो सोचते हैं कि वो सिर्फ एक खोया हुआ लड़का है। उसे देखकर उन्हें दया आती है और वो उसे गोद लेने का फैसला करते हैं। अब कारैग के पास एक नई इंसानी फैमिली है और एक गर्म घर के साथ साथ अब उसके इंसानी भाई बहन भी हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। एक सुबह नाश्ता करते वक्त कारैग टीवी पर खबरें देखता है। खबरें परेशान करने वाली होती हैं, क्योंकि सब जगह अजीब जानवरों के हमले हो रहे होते हैं। जानवर अजीब तरह से बर्ताव कर रहे होते हैं और अलग अलग प्रजातियों से जुड़े हादसे हो रहे होते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। कारैग बेचैन हो जाता है। उसे ये सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। उसी दिन कारैग अपने नए स्कूल जाने की तैयारी करता है। वो अपने सौतेले पिता और भाई बहनों से अलविदा कहता है। फिर वो अपनी सौतेली माँ एना के साथ कार में बैठता है। उसकी बहन मेलोडी भी अचानक साथ आने का फैसला करती है, क्योंकि वो ड्राइव मिस नहीं करना चाहती। रास्ते में चलते हुए कारैग कुछ अजीब नोटिस करता है, और वो ये कि दो काले कौवे कार के ऊपर उड़ रहे होते हैं। वो वहां से जाते ही नहीं है, लगातार उनका पीछा करते रहते हैं। कारैग की नजर उनसे हटती नहीं है। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या ये कौवे भी मेरी तरह हैं? क्या ये भी मेरी तरह शेप शिफ्टर्स हैं, जो जानवर से इंसान और इंसान से जानवर में बदल सकते हैं? रात होते ही परिवार आराम के लिए एक छोटे होटल में रुकता है। कारैग को उम्मीद होती है कि ये अजीब सा एहसास चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। देर रात एक अजीब सी आवाज उसे जगा देती है। वो धीरे से खिड़की के पास जाता है और बाहर देखता है। जो वो देखता है उससे वो चौंक जाता है, क्योंकि भेड़ियों का एक झुंड तेजी से सड़क पर दौड़ रहा होता है और एक अंधेरी गली में घुस जाता है। उसी वक्त सामने वाली इमारत की सारी लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। कारैग का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो जानता है कि ये सामान्य नहीं है। अगली सुबह परिवार फिर से सफर शुरू करता है। कई घंटों की ड्राइव के बाद वो आखिरकार क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंचते हैं। जैसे ही कारैग कार से बाहर निकलता है, वो वहीं रुक जाता है, क्योंकि जिन दो कौवों ने पूरे रास्ते उनका पीछा किया था, वो वहीं खड़े होते हैं, लेकिन अब वो स्टूडेंट बन चुके होते हैं। उसी पल कारैग को समझ आ जाता है कि उसका एहसास सही था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, स्कूल की प्रिंसिपल लिसा क्लियर वाटर मुस्कुराते हुए उनके पास आती है। वो कारैग का स्वागत करती है और फिर जिज्ञासा से एना की तरफ देखती है। वो पूछती है कि तुम्हें कारैग कैसे मिला? एना प्यार से पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि कारैग के असली माता पिता के बारे में कभी कुछ पता नहीं चला। कई साल पहले जब वो सोशल वर्कर थी, तब उसे एक बच्चे के खतरे में होने की कॉल आई थी। जब वो कारैग को मिली, तब वो डरा हुआ और कांप रहा था। वो उसे वहां छोड़ नहीं पाई, इसलिए उसे घर ले आई और बाद में अपने पति को उसे गोद लेने के लिए मना लिया। जैसे जैसे कारैग बड़ा हुआ, उसे शहर में हमेशा अलग सा महसूस होता रहा। जब मिडिल स्कूल का समय आया, तब एना को क्लियर वाटर हाई स्कूल से कारैग के लिए एक लेटर मिला। उसे लगा कि ये स्कूल उसे खुद को अपनाने और दोस्त बनाने में मदद करेगा। कहानी सुनने के बाद प्रिंसिपल लिसा सिर हिलाती है और मुस्कुराती है। फिर वो कारैग से अकेले में बात करने को कहती है। जब वो बाकी लोगों से दूर होते हैं, तब लिसा उसे सच्चाई बताती है, और सच्चाई ये है कि इस स्कूल में हर कोई शेप शिफ्टर है। कारैग को अब छिपने की जरूरत नहीं है। पहली बार उसे लगता है कि वो सच में कहीं फिट हो सका है। लेकिन इससे पहले कि वो सब कुछ समझ पाए, स्कूल का अलार्म अचानक बज उठता है। लिसा तुरंत बाहर देखने भागती है कि क्या हुआ है। तभी वो कुछ परेशान करने वाला देखती है। एना और मेलोडी स्कूल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में शांति से चल रही होती हैं। इससे लिसा खुश नहीं होती। वो तुरंत अपने असिस्टेंट को आदेश देती है कि वो दोनों को तुरंत कैंपस से बाहर ले जाए। अंदर वापस आकर कारैग पूरी तरह हैरान होता है। ये उसकी जिंदगी में पहली बार है जब वो एक ही जगह इतने सारे शेप शिफ्टर्स को एक साथ देखता है। जैसे ही वो स्कूल के हॉल से गुजरता है, अचानक उसकी टक्कर जेफरी और उसकी पैक से हो जाती है। माहौल तुरंत भारी हो जाता है। दोनों तरफ से आंखें मिलती हैं और लगता है किसी भी पल लड़ाई शुरू हो सकती है। तभी जेम्स बीच में आ जाता है और सबको रोक देता है। थोड़ी देर बाद स्कूल में स्वागत कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम खत्म होने पर एना कारैग को गले लगाती है और अलविदा कहती है। एना और मेलोडी कार की तरफ लौटती हैं। तभी एंड्रू वहां पहुंचता
पहुंचता है। एंड्रू एक अमीर और ताकतवर आदमी है, पूरा स्कूल उसी के पैसों से चलता है। थोड़ी देर बाद कारैग की मुलाकात एंड्रू से होती है। बातचीत के दौरान कारैग दिल की एक बात मान लेता है। वो बताता है कि उसने पहाड़ों पर रहना इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे लगा जिंदगी सिर्फ माउंटेन लायन बनकर रहने से कहीं ज्यादा है। अगर वो वहीं रहता तो कभी खुद को पहचान ही नहीं पाता। बाद में कारैग अपने डॉर्म रूम में पहुंचता है। लिसा उसे स्कूल के जरूरी नियम समझाती है और फिर उसे अकेला छोड़ देती है। तभी अचानक उसकी खिड़की पर एक गिलहरी आ जाती है। कारैग उसे अंदर आने देता है और जल्दी समझ जाता है कि ये कोई साधारण गिलहरी नहीं है और वो असल में हॉली होती है। उसे कारैग की गाइड बनाया गया होता है और वो उसकी पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्लास में मदद करे। क्लास में टीचर सख्त चेतावनी देता है, यहाँ स्टूडेंट्स अपनी ताकत को सिर्फ क्लास के दौरान ही इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे जरूरी बात ये कि इंसानों के सामने ट्रांसफॉर्म होना मना है। फिर कारैग को सबके सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए चुना जाता है, लेकिन उससे पहले ब्रैंडन आगे आ जाता है। ब्रैंडन एक बाइसन शेप शिफ्टर है। वो अपने जानवर वाले रूप में बदल जाता है, लेकिन ज्यादा देर खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो जल्दी ही कंट्रोल खो देता है और क्लास में अफरा तफरी मच जाती है। ये देखकर कारैग खुद को लेकर उलझन में पड़ जाता है। उसे अपने जानवर वाले हिस्से से दूरी महसूस होती है और वो खुद को ट्रांसफॉर्म न करने का फैसला करता है। लिसा की मदद से कारैग को धीरे धीरे अपना बीता हुआ समय याद आने लगता है। वो खुद को अपने असली परिवार के साथ जंगल में आजाद दौड़ते हुए देखता है। ये यादें उसके दिल को छू जाती हैं। वही जुड़ाव उसके अंदर कुछ जगह देता है और आखिरकार कारैग ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसी पल प्रिंसिपल सबको ऐसा ही करने के लिए कहता है। तब कारैग को सच्चाई समझ आती है, असल में यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स भेड़िए हैं। लिसा उसे उसका असली रोल समझाती है और अब इस स्कूल में वो अपने इंसानी और जानवर वाले हिस्से के बीच बैलेंस रखना सीखेगा। एक दिन वो दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बन सकता है। शाम को कारैग अपने कमरे में आराम करता है और दिन भर की बातें समझने की कोशिश करता है। तभी ब्रैंडन आ जाता है और आराम से बताता है कि अब वो उसका नया रूममेट है। थोड़ी देर बाद हॉली दरवाजा खटखटाती है और बताती है कि खाने का समय हो गया है। कैंटीन में कारैग की मुलाकात डोरियन से होती है, जो बिल्ली में बदल सकता है। डोरियन अपनी कहानी सुनाता है। स्कूल आने से पहले वो एक इंसानी परिवार के साथ पालतू की तरह रहता था। सब ठीक था जब तक उन्होंने उसे हाथों से सार्डिन का डिब्बा खोलते नहीं देख लिया। कारैग के जानवर वाले रूप के सामने आने के बाद कई स्टूडेंट्स उसका सम्मान करने लगते हैं, लेकिन कुछ उससे डरने भी लगते हैं। कमजोर स्टूडेंट्स के लिए उसके पास खड़ा होना भी डरावना लगता है। एक छोटा सा लड़का जो नन्हे घोड़े में बदल सकता है चुपचाप रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सामना जेफरी और उसके भेड़ियों के पैक से हो जाता है। हालात जल्दी ही खतरनाक हो जाते हैं। कारैग बिना सोचे आगे बढ़ता है और उस लड़के की रक्षा करता है। इससे बात और बिगड़ जाती है। भेड़िए उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेम्स समय पर आ जाता है और लड़ाई रोक देता है। रात को कारैग अपने परिवार का सपना देखता है, लेकिन एक जोरदार आवाज से उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि ब्रैंडन नींद में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है और उसका बिस्तर पूरी तरह टूट चुका होता है। ब्रैंडन हंसते हुए कहता है कि ये हफ्ते में 1-2 बार हो जाता है। कारैग समझ जाता है कि यहाँ की रातें उतनी शांत नहीं होंगी जितनी उसने सोची थी। अगले दिन कॉम्बैट क्लास में ब्रैंडन और बर्टा को लड़ने के लिए चुना जाता है, लेकिन ब्रैंडन मना कर देता है। वो खुद को शांतिवादी बताकर वहां से चला जाता है। फिर टीचर कारैग को चुनता है। कारैग अब भी खुद पर शक करता है। ये देखकर एंड्रू आगे आता है और उसे एक छोटा सा थैला देता है। उसके अंदर माउंटेन लायन का पेशाब होता है। जैसे ही कारैग उसकी गंध लेता है, तभी वो कुछ टूट सा जाता है और तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेटा उससे काफी बड़ा होता है, लेकिन कारैग ज्यादा तेज चलता है, ज्यादा जोर से वार करता है और पूरी हिम्मत से लड़ता है। आखिर में जीत उसी की होती है। इसके बाद डोरियन की बारी आती है, लेकिन सामने वाले की बदबू से बिल्ली डरकर भाग जाती है और लड़ाई छोड़ देता है। क्लास के अंत में एंड्रू कारैग के पास आता है। जो उसने देखा उससे वो बहुत प्रभावित होता है और कारैग को एक ऑफर देता है। एंड्रू उसका मेंटर बनना चाहता है। भरोसा दिखाने के लिए वो उसे माउंटेन लायन वाला थैला भी दे देता है। वो कहता है कि इस लड़के का भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन कोई इससे खुश नहीं होता। जेफरी दूर से सब देख रहा होता है। स्कूल का स्पॉन्सर जब नए स्टूडेंट को तरजीह देता है तो जेफरी जलन से भर जाता है और कारैग को चुनौती देता है। जेफरी वादा करता है कि अगर कारैग भेड़ियों को लड़ाई में हरा दे तो वो उसे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। दोपहर में कारैग अपने दोस्तों से ट्री हाउस में मिलता है और सब कुछ बता देता है। ब्रैंडन चिंता जताता है और चेतावनी देता है कि लड़ाई से उसे स्कूल से निकाला जा सकता है, लेकिन कारैग अब अपमान सहने को तैयार नहीं होता। वो पीछे हटने से मना कर देता है। हॉली उसके साथ खड़े रहने का वादा करती है और ब्रैंडन घबराया हुआ होने के बावजूद मान लेता है कि वो भेड़ियों को सबक मिलता देखने के लिए एक्साइटेड है। उस रात वो तीनों
तीनों चुपके से डॉर्म से बाहर निकल गए। जाने से पहले कारैग अपनी जानवर वाली साइड को जगाने के लिए पाउच को सूंघता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब वो लड़ाई वाली जगह पर पहुंचते हैं तो कारैग पूछता है कि उसे किससे लड़ना होगा। तभी उसे सच्चाई समझ में आती है। दरअसल ये एक जाल था, क्योंकि सामने सिर्फ 2 भेड़िए नहीं थे बल्कि जेफरी और उसका पूरा पैक होता है। फिर भी कारैग भागता नहीं है। अकेले लड़ने में वो उनमें से हर भेड़िए से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन भेड़िए मिलकर हमला करते हैं। पीछे से कूदकर सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। कारैग को खतरे में देख हॉली ब्रैंडन को चट्टान से धक्का देती है ताकि वो नीचे कूदकर मदद करे। ब्रैंडन भेड़ियों का ध्यान भटकाता है और कारैग पूरी ताकत से पलटकर लड़ता है। आखिर में भेड़ियों को पीछे हटना पड़ता है और जेफरी हार जाता है। अगली सुबह जेम्स कई घायल स्टूडेंट्स को देखता है और उन्हें इलाज के लिए सीधे इन्फर्मरी भेज देता है। उनके बहाने बहुत कमजोर होते हैं और साफ दिखता है कि रात में लड़ाई हुई थी। जैसे ही कारैग को प्रिंसिपल के पास बुलाया जाने वाला होता है, कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि एंड्रू ने उसे ड्राइव पर ले जाने के लिए बुलाया होता है। रास्ते में कारैग समझ जाता है कि एंड्रू कल रात की लड़ाई के बारे में सब जानता है और एंड्रू उसे बताता है कि एक असली माउंटेन लायन को 4 भेड़ियों के सामने भी मदद की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि कारैग ने अपना असली परिवार बहुत जल्दी छोड़ दिया था, इसलिए वो शिकार करना नहीं सीख पाया था। इसी वजह से एंड्रू उसे सिखाने का फैसला करता है। वो कारैग को एक सच्चा शिकारी बनाना चाहता है। लौटने पर लिसा उन्हें रोक लेती है। गुस्से में वो एंड्रू को कारैग को कोई खास ट्रीटमेंट देने से मना कर देती है। वो कारैग को सीधे चेतावनी देती है कि अगर उसे स्कूल में रहना है तो नियम मानने होंगे और क्लास के बाहर कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना होगा। बाद में हॉली और ब्रैंडन भागते हुए उसे देखने आते हैं। उसी समय कारैग देखता है कि लू जंगल की ओर जा रही है और वो उसका पीछा करने का फैसला करता है। दोनों साथ में टीचर्स की बात छुपकर सुनते हैं, जो हाल ही में हुए जानवरों के हमलों के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो पक्के तौर पर मानते हैं कि इन सब के पीछे शेप शिफ्टर्स हैं। अगर इंसानों को सच्चाई पता चल गई तो दोनों दुनियाओं के बीच की शांति खत्म हो जाएगी। इसी वजह से लिसा और काउंसिल को किसी भी कीमत पर इन हमलों को रोकना होगा। वापस लौटते वक्त कारैग एक जरूरी बात बताता है, जहां अपनी रोड ट्रिप के दौरान उसने पास के एक कस्बे में भेड़ियों को इंसानों पर हमला करते देखा था। वो यकीन से कहता है कि वो जेफरी और उसके भेड़ियों का झुंड था। अगले दिन एंड्रू अपना वादा निभाता है और कारैग को जंगल में ले जाता है। वो उसे शिकार करना सिखाता है और बताता है कि पहले शिकार चुनो, फिर उसे ध्यान से देखो और सही समय पर वार करो। कारैग कामयाब हो जाता है और एक हिरण पकड़ लेता है। फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। लौटते वक्त एंड्रू दिल की बात बताता है। असल में कभी उसकी एक बेटी थी और अगर वो जिंदा होती तो आज कारैग की उम्र की होती। बाद में रिसेस के समय लू देखती है कि कारैग खाना नहीं खा रहा। कारैग उसे बताता है कि वो सुबह ही शिकार कर चुका है। ये सुनकर लू चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। उसे वो दिन याद आता है जब एक माउंटेन लायन ने उसकी माँ पर हमला किया था और वो बुरी तरह घायल हो गई थी। पछतावे से भरा कारैग उसे मनाने के लिए जंगल में उसके पीछे जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। उस रात कारैग अपनी खिड़की के बाहर भेड़ियों की आवाजें सुनता है। ये जेफरी का पैक होता है। शक होने पर वो उनका पीछा करता हुआ पास के कस्बे तक पहुंचता है। वहां वो देखता है कि भेड़िए एक गार्ड को डराकर फैक्ट्री में घुस जाते हैं। जैसे ही कारैग उनका सामना करने वाला होता है, वो उसी पर टूट पड़ते हैं। तभी एंड्रू भी वहां आ जाता है। वो सब रोक देता है और भेड़ियों को गाड़ी में बैठने का आदेश देता है और सबको वापस स्कूल ले जाता है। इसके बाद एंड्रू कारैग से अकेले रुकने को कहता है। तभी सच्चाई सामने आती है। एंड्रू मान लेता है कि हाल ही में हुए जानवरों के हमलों के पीछे उसी का हाथ है। एंड्रू की सच्चाई जानकर कारैग का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसने कभी एंड्रू पर सही मायने में भरोसा ही नहीं किया था। एंड्रू अपने बीते वक्त के बारे में बताता है, जहां सालों पहले उसकी पत्नी और छोटी बेटी को जंगल में एक शिकारी ने मार दिया था। उस दिन के बाद से उसके अंदर इंसानों के लिए गहरा गुस्सा भरा हुआ है। वो मानता है कि इंसानों ने प्रकृति पर राज्य किया है, जंगल उजाड़े हैं और कई जानवरों को खत्म कर दिया है। 50 सालों तक स्कूल काउंसिल ने इंसानों को प्रकृति बचाने की राह दिखाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। हालात और खराब हो गए। इसलिए एंड्रू ने खुद कदम उठाने का फैसला किया। डिनर के दौरान एक औरत खाना परोसने आती है। कारैग देखता है कि उसके पैर की जगह मशीन लगी है। एंड्रू बताता है कि वो एक स्नेक शेप शिफ्टर है, जिसे जानवर के रूप में रहते हुए एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। तभी एंड्रू कारैग को अपने प्लान में शामिल होने को कहता है। कारैग मना कर देता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि किसी को चोट लगे। एंड्रू जवाब देता है कि वो इंसानों को मारना नहीं चाहता, वो सिर्फ उनकी मशीनें तोड़ना चाहता है और उन कामों को रोकना चाहता है जिनसे जानवरों के घर उजड़ते हैं। कारैग कहता है कि वो
इस बारे में सोचेगा और फिलहाल इस बात को सीक्रेट रखने को मान जाता है। अगली सुबह कारैक जंगल में ब्रैंडन की ट्रेनिंग में मदद करता है। तभी एक बाइसन बेकाबू होकर पेड़ तोड़ता हुआ दौड़ने लगता है। अचानक ब्रैंडन को एक कार टक्कर मार देती है। वो कार कारैक के सौतेले माता पिता की होती है जो उससे मिलने आए होते हैं। घबराकर कारैक उन्हें अंदर ले जाता है ताकि जो हुआ वो छुपाया जा सके। कमरे में एना एक गिलहरी को कारैक की चीजों में खुदाई करते देख लेती है। प्रिंसिपल उसे डांटती है और याद दिलाती है कि यहाँ माता पिता के स्टूडेंट से मिलने के कुछ सख्त नियम हैं। जाने से पहले एना कारैक से कहती है कि वो वीकेंड पर पास के कस्बे में रुकेगी और उसे साथ चलने को कहती है। कारैक खुशी से हाँ कह देता है। बाद में एंड्रू कारैक को फोन करके उसी वीकेंड एक खास इवेंट में बुलाता है। कारैक मना कर देता है और साफ कहता है कि वो इंसानों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ है। एंड्रू बिना कुछ बोले कॉल काट देता है। बेचैनी में कारैक जंगल में चला जाता है ताकि दिमाग साफ कर सके और रूप बदलने की प्रैक्टिस कर सके। कई घंटे बाद विंग उसे परेशान हालत में ढूंढ लेता है। तभी आसमान में एक ड्रोन दिखता है। विंग तुरंत पहचान लेता है कि ये ड्रोन एक शिकारी का है और उसने ट्रैकिंग डॉग्स भी छोड़ दिए हैं। कारैक भागकर पेड़ों पर छुपता है लेकिन ड्रोन उसका पीछा करता रहता है। उसे बचाने के लिए विंग ड्रोन तोड़ देता है और कारैक को भागते रहने को कहता है। काफी देर भागने के बाद कारैक थक कर गिर पड़ता है। तभी क्रो गर्ल्स में से शैडो वहां आती है और उसकी तरफ कपड़े फेंकती है ताकि वो वापस इंसान बन सके। दोस्तों की मदद से कारैक स्कूल की ओर बढ़ता है लेकिन कैंपस पहुंचने से पहले बेहोश हो जाता है। एंड्रू उसे ढूंढ लेता है और आराम के लिए अपने घर ले जाता है। होश में आने पर कारैक उसे शिकारी के बारे में बताता है। उसके मन में एक डर बैठ जाता है, कहीं उसकी असली फैमिली के साथ भी वही तो नहीं हुआ जो एंड्रू की फैमिली के साथ हुआ था। ये डर सब कुछ बदल देता है। कारैक एंड्रू के प्लान में साथ देने और उसकी लड़ाई में शामिल होने का फैसला करता है। पहले मिशन से पहले एंड्रू एक चौंकाने वाली बात बताता है। दरअसल वो पहले ही कुछ शेप शिफ्टर्स को कारैक की असली फैमिली को ढूंढने भेज चुका है। अगर वो जिंदा हुए तो वो शेप शिफ्टर्स उन्हें ढूंढ निकालेंगे। कुछ ही देर बाद एना का फोन आता है। वो उनका वीकेंड प्लान कैंसिल कर देती है और कहती है कि उसका एक जरूरी अपॉइंटमेंट है। उसी समय ब्रैंडन और हॉली भी चिंता में वहां पहुंचते हैं। वो कारैक से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनसे दूरी बनाने लगता है। जल्द ही कारैक एंड्रू और बाकी लोगों के साथ खदान की ओर निकल जाता है। वहां पहुंचकर एंड्रू सबको अलग अलग काम देता है। कारैक को जंगल के जानवरों को वहां से भगाने को कहा जाता है। जेफरी और भेड़ियों को मजदूरों को डराकर भगाना होता है ताकि किसी को चोट न लगे। शुरुआत में कारैक कुछ खरगोशों को भगा देता है लेकिन फिर उसका दिल बैठ जाता है। उसे पता चलता है कि उसके सौतेले माता पिता पास ही कैंपिंग कर रहे हैं। डर के मारे कारैक तुरंत एंड्रू को कॉल करता है। एंड्रू शांत होकर कहता है कि उसने उन्हें घाटी में काफी दूरी पर देखा है और वो सुरक्षित हैं। फिर भी कारैक को कुछ गलत लगता है। भेड़िए मजदूरों को इतना डरा देते हैं कि वो ट्रक में भाग जाते हैं। इंसानों के जाते ही डेरेक गाड़ी में चढ़कर लकड़ियां गिराने लगता है। कारैक उसे रोकने की गुहार लगाता है क्योंकि अगर लकड़ियां गिरी तो उसकी फैमिली मर सकती है। तभी ब्रैंडन और हॉली भी कारैक के साथ आ खड़े होते हैं। माहौल और तनाव भरा हो जाता है। तभी ऊपर आसमान में शैडो और विंग दिखते हैं। भेड़िए घबरा जाते हैं। रिपोर्ट होने या निकाले जाने के डर से वो मिशन छोड़कर भाग जाते हैं। अब लू आगे आती है और डेरेक को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि सब कुछ बर्बाद करने से इंसान और ज्यादा जोर से लड़ेंगे, लेकिन डेरेक कुछ नहीं सुनता। वो लू को धक्का दे देता है। इससे कौवे भड़क जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। गुस्से में डेरेक ग्रिजली बेयर में बदल जाता है। ब्रैंडन दोस्तों को बचाने के लिए कूद पड़ता है। हॉली भी लड़ाई में शामिल हो जाती है। कारैक माउंटेन लायन के रूप में डेरेक को ट्रक से नीचे फेंक देता है। तभी एंड्रू बीच में आता है। वो पहियों के आगे रखी लकड़ियां हटा देता है जिससे ट्रक चलने लगता है। कारैक समझ जाता है कि एंड्रू जानबूझकर लकड़ियां गिरने दे रहा है। खुद को ठगा हुआ महसूस करके कारैक उस पर हमला करता है और दोनों लड़ने लगते हैं। तभी कारैक देखता है कि लकड़ियां पहाड़ से नीचे उसी घाटी की ओर लुढ़क रही हैं जहां उसकी फैमिली है। वो लड़ाई छोड़कर उसी तरफ दौड़ पड़ता है। लकड़ियां जोर से नीचे गिरती हैं। एना सबको छुपने के लिए चिल्लाती है लेकिन मेलोडी उसकी बात नहीं सुन पाती क्योंकि उसने हेडफोन लगाए होते हैं। जब तक उसे समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो चीखती है और आखिरी पल में कारैक माउंटेन लायन के रूप में छलांग लगाकर उसे धक्का देकर बचा लेता है। एना दौड़कर मेलोडी के पास जाती है और उसे जिंदा देखकर रो पड़ती है। कांपती हुई मेलोडी कहती है कि एक माउंटेन लायन ने उसे बचाया। उसका पिता कहता है कि शायद उसे भ्रम हुआ है। थोड़ी देर बाद लू और बाकी लोग जंगल में कारैक को बेहोश पड़ा पाते हैं। एक पल के लिए सबको लगता है कि वो मर गया है, लेकिन फिर माउंटेन लायन आंखें खोलता है और सब राहत की सांस लेते हैं। होश आते ही कारैक अपनी फैमिली को देखने भागता है। तभी एंड्रू आता है और दिखाता है कि जैसे वो अभी अभी पहुंचा हो। वो
तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाकर उसकी फैमिली को अस्पताल भिजवाता है। माता पिता के सुरक्षित होते ही कारेग गुस्से से फट पड़ता है। वो धमकी देता है कि वो लिसा को सब बता देगा कि इंसानों पर हुए हमलों के पीछे एंड्रू ही है। तभी एंड्रू आखिरी वार करता है और कहता है कि उसने येलोस्टोन माउंटेन्स में कारेग की असली फैमिली को ढूंढ लिया है और वो उनकी जगह तभी बताएगा जब कारेग एंड्रू के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगा। उसी वक्त लिसा वहां आ जाती है। एंड्रू सारा दोष डेरेक पर डाल देता है और कहता है कि हमले का प्लान उसी ने बनाया था। लिसा को पूरा यकीन नहीं होता, लेकिन पुलिस की सायरन पास आ रही होती है। वो पूरी जांच का वादा करके चली जाती है। स्कूल वापस पहुंचने पर कारेग और उसके दोस्तों का हीरो की तरह स्वागत होता है। उनकी बहादुरी की बात हर जगह फैल चुकी होती है, लेकिन तालियों के पीछे की सच्चाई कारेग अच्छे से जानता है, क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।